नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जागरूकता और सुविधाओं की कमी कैंसर स्क्रीनिंग में बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए एम्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एआई तकनीकी की मदद से स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग और जांच की सुविधा विकसित करने पर शोध कर रहा है। एम्स के कैंसर सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के डॉक्टरों ने ये जानकारी दी है। डॉक्टरों की उम्मीद है कि ये तकनीकी स्तन कैंसर की शुरुआत स्टेज में ही पहचान कर इलाज में मददगार होगी। कैंसर सेंटर की प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर ने बताया कि कैंसर के करीब 60% मरीज जब भी एडवांस स्टेज में इलाज के लिए पहुंचते हैं। महिलाओं में कैंसर की बीमारी का सबसे बड़ा कारण स्तन कैंसर है। महिलाएं स्वयं भी इसका स्क्रीनिंग कर सकती हैं। अस्पतालों में स्तन कैंसर की जांच और स्क्रीनिंग के मैमोग्राफी की जाती है, लेकिन देश में महिलाओं की बड़ी आबादी की मैमोग्राफी जाँच और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एआई तकनीकी पर शोध किया जा रहा है ताकि मैमोग्राफी जांच में डॉक्टर की भूमिका कम की जा सके और तकनीकी के इस्तेमाल से रिपोर्ट तैयार हो सके। रिपोर्ट की गलतियों की संभावना न हो, शोध में इस बात का ध्यान रखा जाता है। घर जाकर लोगों को पंजीकृत करेंगी आशा वर्कर। ओरल स्तन और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पिछले कई वर्षों से अभियान चलाए जाने के बावजूद बहुत कम लोगों की स्क्रीनिंग हो पाती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी शुक्ला ने बताया कि इस स्क्रीनिंग कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए आशा वर्कर प्रशिक्षित की जाएंगी। एम्स दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। वे आशा वर्कर को करेंगे प्रशिक्षित आशा वर्कर घर घर जाकर स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को पंजीकृत करेंगी। ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पंजीकृत किए जाएंगे। मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अजय गोगिया ने कहा कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में लोग 10 वर्ष कम उम्र में कैंसर से पीड़ित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीजों के एडवांस स्टेज के मरीजों को होम केयर की दी जा रही सुविधा। डॉक्टर सुषमा भटनागर ने कहा कि अंतिम स्टेज में हर मरीज को आईसीयू में भर्ती कराने का जद्दोजहद शुरू हो जाती है। उससे मरीज को कितना फ़ायदा होगा यह जाने कि मध्यवर्गीय परिवार आईसीयू के इलाज के खर्च के लिए घर और ज़मीन भी बेच देते हैं। एम्स में अंतिम स्टेज के कैंसर मरीजों को पैलिएटिव केयर के जरिए मरीज की देखभाल की जाती है ताकि अनावश्यक रूप से आईसीयू में भर्ती कराने की ज़रूरत ना पड़े। पिछले माह एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एनसीआई में भर्ती हुए अंतिम स्टेज के 25 कैंसर मरीजों में से 20 मरीजों के लक्षणों को ठीक करने उनके घर भेजा गया। एक संगठन के साथ मिलकर एडवांस स्टेज के मरीजों को होम केयर की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 35 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल होते हैं, जो सप्ताह में एक बार मरीज के घर जाकर मरीजों की परेशानियों को दूर करते हैं। भी हैं हमारी, वो कुछ ही जो स्ट्रेन्स हैं वैक्सीन HPV के उसको कवर करती हैं, सारे स्ट्रेन्स नहीं कवर करती हैं। सो वैक्सीन की एफिकेसी भी 85% तक ही होगी। उसके बाद भी चांसेस हैं कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, बिकॉज HPV के 200 से ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं। सारे ही ऑन्कोजेनिक नहीं है बट हैं। तो इसलिए बेटर यह है कि 9 to 14 सर्वाइकल कैंसर को हमें पूरा थ्रू आउट द वुमेन्स लाइफ साइकिल देखना चाहिए। सो जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, वी ट्रीटेड थ्रू प्राइमरी प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, और उसको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में एडुकेट करके, पोस्ट दैट वंस शी बिकम सेक्सुअली एक्टिव, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट शी फॉल्स इनटू द प्रॉपर रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल एज सर इज सजेस्टिंग। और वो स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप टेस्ट भी हैं, HPV DNA टेस्ट भी हैं, और इवन लो रिसोर्स सेटिंग में विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड भी है। सो कोई भी मैकेनिज्म करें, बट हर लेडी को 30+ स्क्रीनिंग रेगुलरली कराना, एटलीस्ट 5 ईयर्स में एक बार। सो वैक्सीन लिया है नहीं लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमें स्क्रीनिंग करना ही करना है। दैट इज़ द एंड लाइन। मैम, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, जो सिम्टम्स हैं बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के, वो उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो जनरली वुमेन्स को जो प्रॉब्लम होती रहती है, इसी वजह से वो इनको इग्नोर कर देती है और फिर एडवांस स्टेज में केस सामने आते हैं। तो मैं से 3 मोस्ट जो हर पेशेंट में 3 सिम्टम्स मिलते हैं, उनको जानना चाहूँगा कि अगर हम लिखें तो कि ये 3 सिम्टम्स आप पे जरूर नज़र रखें, अगर ये दिख रहे हैं तो आप स्क्रीनिंग के लिए जाएं। ऐसे कौन से 3? ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक और समस्या है कि हम बात तो करते हैं कि हम वैक्सीनेशन करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं। आप गांव में लेडी के पास जाओगे, हम कहेंगे आपको वैक्सीनेशन करेंगे, वो बोले किस चीज़ के लिए? सर्वाइकल कैंसर। वो बोलते ये क्या होता है? उनको पता ही नहीं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसे क्या हो सकता है। तो ये उनको जागरूक करना भी ज़रूरी है।
ऐसे पैप स्मीयर के जाओगे तो बहुत थोड़े सेसल टैबू भी आएंगे, उनको बताओगे सर्विकल कैंसर में ये हो सकता है, दिस एंड दैट तो उनको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर जो वाले लेडीज़ हैं वो फिर भी दे आर एजुकेटेड एज कम्पेयर टू द सर्विक्स पेशेंट, तो उनको इस बारे में जागरूकता बिल्कुल नहीं। तो जागरूकता भी इक्वल एम्फेसिस बल्कि ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। तो वो जागरूकता के लिए पूछ रहे हैं कि 3 सिम्टम्स क्या है। हाँ 3 आप बता दो। हाँ सो सबसे पहले तो ये इस यहाँ पे ना, जैसे डॉक्टर प्रभात सर बोल रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्पेशली फॉर सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि कई केसेस में तो सिम्टम ही नहीं आएगा, हमें उससे पहले स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग का मतलब है एसिम्टोमेटिक लोगों को जांच कराना है। सो सबसे पहले तो 30+ सबकी जांच होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स जो थोड़े बहुत अगर आप माने तो ये हो सकता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग यानी आफ्टर सेक्स ब्लीडिंग, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कोपियस डिस्चार्ज, बट ये सब भी मैं कहूँगी कि इस पे रेस्ट्रिक्ट ना रहें। स्क्रीनिंग शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर ऑल फीमेल्स अबव 30 ईयर्स सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इंडिया में इट इज़ स्टिल द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग फीमेल्स। सो स्क्रीनिंग में हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने ग्रामीण महिलाओं की बात की, तो हम पढ़ते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का एक मेन कारण HPV वायरस तो है, लेकिन पर्सनल हाइजीन का ध्यान ना रखना भी इसका एक बड़ा कारण है। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो उसका ध्यान नहीं रख पाती है, तो सर उनको क्योंकि हाइजीन से वो वायरस जो है ना उनमें ज़्यादा कॉमन होता है अगर हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे। तो आप बता रहे हैं कि उनको इसके बारे में अवेयरनेस, हाँ उनको पता नहीं ना, वैसे उनको जब पता हुआ सर्वाइकल कैंसर को पता लगे इसके कारण औरत की डेथ भी हो सकती है, ये सब हो सकता है, तो उसमें थोड़ा डर आएगा, डर के बहाने वो आगे चेकअप करवाने भी आएंगे असल में। तो उनको पहले तो बताना जरूरी है कि सर्विकल कैंसर ये सब हो सकता है, ये जानलेवा बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं। और बिल्कुल जैसे मैं आपको ब्रेस्ट का बताता हूँ, ब्रेस्ट में जैसे गांठ हो गई तो गांव में उस लेडी को पता नहीं ये गांठ कैंसर भी हो सकती है, उसको ये पता ही नहीं असल में। शहरों में पता है लेकिन गांव में नहीं पता उसको, तो ये चीज़ उनको एजुकेट करनी है कि ये जो गांठ है चाहे वो कैसी भी हो लेकिन कैंसर हो सकती है और ये जानलेवा हो सकती है, ये जागरूकता उनको देनी पड़ेगी। सर मेरा एक सवाल है, पूरे वर्ल्ड में उसका इंसिडेंस कम आया है, वो मेथड आई थिंक अभी भी इंडिया में पॉपुलर नहीं है। हम लोग सडनली वैक्सीन इसके जंप कर गए, लेकिन जो पैप स्मीयर वाला टेस्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे इंसिडेंस कम हो सकता है। उसकी जागरूकता इंडिया में नहीं है, सडनली हम उस पर वैक्सीन पे आ गए हैं। वैक्सीन के बारे में आई थिंक सर वैक्सीनेशन पे यही क्वेश्चन है कि हाँ वो वैक्सीन पे आ रहे, पहले आपको मैं पैप स्मीयर बता दूँ क्योंकि वो बहुत सालों से फॉलो होता आ रहा है और वो उससे इंसिडेंट डेफिनेटली कम हुआ असल में। और वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि पैप स्मीयर को हम भूल जाएं असल में। हाँ वो वैक्सीनेशन इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर दी पैप स्मीयर, वो तो फिर भी करना ही करना असल में। जो साइंटिफिक स्टडी भी कहते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन आप कर रहे हो तो आपको पैप स्मीयर तो करना ही करना है। स्पेशली जो आपने क्वेश्चन किया ना, जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनके अंदर तो पैप स्मीयर ही काम आता है असल में। उसमें वैक्सीनेशन वाले स्टेज से निकल चुके हैं बिकॉज वायरस का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है उनमें। हाँ तो उसमें वैक्सीनेशन ही वैलिड है, तो वो उनको करना चाहिए वैक्सीनेशन। बेसिकली वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए है, पैप स्मीयर डायग्नोसिस के लिए, डिटेक्शन के लिए। डिटेक्शन के तो लिए। उनमें तो हम डिटेक्ट ही कर सकते हैं। हाँ तो उसके लिए आई थिंक पैप स्मीयर पे भी इक्वली एम्फेसिस होना, जोर देना चाहिए जितना कि हम वैक्सीनेशन तो जोर सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन यही है। हाँ। 26+। देखिए वैक्सीन का सबसे ज़्यादा रोल है जब तक कि आप सेक्सुअली एक्टिव। कैंसर, बड़ी आंत का कोलोन का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये वो कैंसर्स हैं जो आनुवांशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं। और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें ये बात पता चले कि इस मरीज़ का हेरिडिटरी कैंसर है। सारे कैंसर्स जेनेटिक होते हैं लेकिन हेरिडिटरी कुछ प्रतिशत ही होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में करीब 10 से 15% हेरिडिटरी होते हैं, आनुवांशिक, यानी जो फैमिली में जाएंगे। माँ को है तो बेटे को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, उसके पोती को हो सकता है, ये वाली, इसको आनुवांशिक बोलते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर में करीब 1/5 है, ओवेरियन कैंसर में करीब 1/3 है, प्रोस्टेट कैंसर में करीब 1/10 है, कोलोन कैंसर्स में 3 से 5% के करीब ये है। इवन गर्भाशय, यूट्रस का कैंसर में भी 3 से 5% करीब है। ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है और यही अत्याधुनिक विज्ञान ये बताता है। इसको बोलते हैं प्रेसिजन प्रिवेंशन। कैसे करते हैं? पिछले कई सदियों के अनुसंधान से हमें ये पता है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हम सब में ईश्वर ने दिए हैं हमारे डीएनए की रक्षा के लिए। अगर वो जीन्स खराब हो जाएं तो हमारे डीएनए की रक्षा नहीं हो पाएगी, डीएनए में एरर्स आएंगे और यही आगे चल के कैंसर का कारण बनता है। तो कुछ जीन्स को तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है। उनमें से एक है BRCA1, दूसरा है BRCA2 और वही बहुत सारे जीन्स हैं। इनमें से यही BRCA1 जीन ही एंजेलिना जोली की फैमिली में था। तो अगर ये जीन हमें पता चल जाता है तो पेशेंट के लिए भी वो बहुत भूमिका रखता है, पेशेंट के समस्त परिवार के लिए बहुत भूमिका रखता है। इसके द्वारा हम एक शर्तिया होने वाले कैंसर को नहीं होने दे सकते हैं। कैसे? इस टेस्टिंग बहुत इजी है, सिंपल ब्लड से होता है।
लेकिन इसके अंदर का टेस्ट जो होता है वो बहुत हाईफाई होता है। 1 महीना लग जाता है इस टेस्टिंग को आने में, और इससे हमें पता चल जाता है कि BRCA1 में म्यूटेशन है या नहीं है। मान लीजिए अगर म्यूटेशन है तो इससे मरीज़ के इलाज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ओवेरियन कैंसर की महिला को है ये BRCA निकला, ठीक है। ब्रेस्ट और ओवरी एक्चुअली एक साथ चलते हैं, इनमें चोली दामन का संबंध है, ऐसा समझिए। तो अब BRCA1 म्यूटेशन से दोनों होता है। इसमें अगर 100 महिलाओं को हम लोग लें जिनमें कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई भी दोष नहीं है जीन में, इनको हम लोग 70 साल की आयु तक फॉलो करें तो कितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होगा? करीब 10 से 12 लोगों को, यूं ही, दिस इज़ बैकग्राउंड रेट, ऐसे ही हो जाएगा बाई बैड लक चांस की वजह से। लेकिन अगर BRCA वाली महिलाओं को अगर हम लोग 70 साल तक फॉलो करें तो करीब 80 to 85% लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होगा, मतलब होगा ही होगा, बहुत हाई चांसेस है। ओवरी कैंसर अगर देखें 100 महिलाओं को लें तो करीब 1% को ओवरी कैंसर होता है या उससे भी कम। लेकिन अगर BRCA1 ले तो 44% लाइफ टाइम रिस्क है, BRCA2 ले तो 23% करीब लाइफ टाइम रिस्क है। तो इस तरह से कई गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये अगर रिस्क ज़्यादा है तो हमें कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ है, उसको हमने टेस्ट किया और BRCA1 म्यूटेशन मिल गया, तो इन दैट केस उनके बच्चों को, उनके भाई बहनों को भी हम लोग ये जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। अगर उनमें भी पॉजिटिव आता है तो उनमें भी ये इतना ही रिस्क रहेगा। इन दैट केस हम लोग उनको एक स्क्रीनिंग में रखते हैं, एक प्रोसेस में रखते हैं कि हाँ, साल में एक बार मैमोग्राम कर लिया या MRI कर लिया ब्रेस्ट का, ठीक है, ये कर लिया। इवन ओवरी कैंसर, ओवरी हमारे शरीर के अंदर बहुत गहराई में रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा टेस्टिंग नहीं है इसको स्क्रीन करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, समय रहते ओवरी को निकाल ही देते हैं, मतलब बिना कैंसर हुए ओवरी को निकाल देना, इसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक सैल्पिंगोओवेरेक्टोमी। तो सबके लिए एकदम गाइडलाइंस बने हुए हैं। BRCA1 में भी हम 35 साल की उम्र में निकाल देते हैं, BRCA2 में 45 साल में निकाल देते हैं। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये बहुत कारगर इलाज है, बहुत कारगर है, सिंपल सर्जरीज होती हैं। और ये चीज़ हम लोग एम्स हॉस्पिटल में, हमारी एक स्पेशल क्लिनिक है जिसको जेनेटिक क्लिनिक बोलते हैं, कैंसर जेनेटिक क्लिनिक बोलते हैं, वो हर शनिवार को चलती है। वहाँ पर हम लोग एक टीम के तहत यही करते हैं। पेशेंट्स आते हैं, उनको हम लोग काउंसलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं उनकी सारे फैमिली का टेस्टिंग कराते हैं और सबको स्क्रीनिंग में रखते हैं। और मान लीजिए जिनमें ये उपाय है कि उनको प्रिवेंटिव सर्जरी कर सकते हैं तो उनको भी करते हैं। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सबका, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, सबका मिला जुला एक क्लिनिक होता है जो हम लोग हर शनिवार को करते हैं। ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो ये हमें गर्व है कि हम लोग, हमारे पास ये सुविधा है और हमारे पेशेंट इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपका AI का डॉक्टर्स वो रियलिस्टिक होप और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देके डॉक्टर पेशेंट को समझाते हैं कि ICU के बेड की बेहतर ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हम हर संभव कोशिश करते हैं कि पेशेंट ICU में जाए, ठीक हो क्या है। बट हमें अगर लगता है कि ICU जाना फ्रूटफुल नहीं है या ICU का ट्रीटमेंट ये फ्यूटाइल ट्रीटमेंट होगा, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं और उनके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी ऑडिट लिया था, हमारा हर महीने ऑडिट होता है हमारे डिपार्टमेंट का। तो NCI में 25 लोग ऐसे आए थे जो एंड स्टेज डिजीज़ में आए थे। 25 में से 20 लोगों को सिम्टम मैनेजमेंट करके हमने घर पे भेजा। अब घर पे भेजना मतलब पेशेंट घर पे क्यों नहीं जाना चाहता, बिकॉज दे डोंट फील एम्पावर्ड। वो लगता है उनको कि कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा घर पे। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एस्पेक्ट, हमारी नर्सेस को भी, हमारी बहुत डेडिकेटेड प्रोग्राम है हमारे नर्सेस के लिए भी। हर नर्स यहाँ पे पैलेटिव केयर ट्रेंड है, कैंसर में और उसमें ट्रेंड है। तो हम नर्सेस को भी ट्रेन करते हैं कि जब घर जा रहा है पेशेंट तो उसको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो पेशेंट फेस कर सकता है उसको कैसे हैंडल करना है वो बताएं। उसके अलावा हमारी एक होम केयर टीम है। होम केयर टीम हमारी जो है वो हमारा कोलैबोरेशन है कैन सपोर्ट टीम से, जिसमें 35 से 37 टीम्स हैं और दिल्ली और NCR में। तो उनको जो पेशेंट घर पे जा रहे हैं हम उनको उनसे कनेक्ट कर देते हैं। तो वो टीम में एक डॉक्टर रहता है, हर टीम में एक डॉक्टर है, एक नर्स है, काउंसलर है। तो वो टीम सप्ताह में एक बार जाके घर पे ज़रूर देख के आती है पेशेंट को कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार किसी को राइस ट्यूब का कुछ इशू आ जाता है, किसी को फीडिंग का, जो नली से फीड देते हैं जिसको हम फीडिंग जेजुनोस्टमी बोलते हैं, तो वो कर नहीं पा रहे। किसी को दिक्कत आ जाती है कि कैथेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ब्लॉक हो गया। तो ये छोटे छोटे इशूज़ जो हैं हमारी होम केयर टीम घर पे पेशेंट्स के कर देती है। और मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जब पेशेंट की एंड होता है एट होम विद ऑल दीज पूरी एम्पावर करके, तो वो बहुत ही डिसेंट और डिग्निफाइड एंड होता है।
कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो घर नहीं जा पाते, तो हम उनको वार्ड में रखते हैं, लेकिन उनको अननेसेसरी आईसीयू में नहीं भेजते। तो उनको भी हमारी हर संभव होती है कि उनको हम डिग्निफाइड एंड दें, बाकी क्या करके, पेन मैनेजमेंट करके, उनके सिम्टम मैनेजमेंट करके। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कैंसर में, जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है एक मरीज़ को, करती है अनसर्टेनिटी। उन्हें नहीं मालूम होता कि मेरी डिज़ीज़ किस स्टेज में है, मेरे को ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो इंटीग्रेशन है पैलेटिव केयर का ऑन्कोलॉजी के साथ, वो इतना क्लोज है कि वो जरा सा भी पेशेंट को एक सिंगल मेटास्टेसिस भी आ गया तो वो पैलेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। पैलेटिव मेडिसिन का मतलब एंड नहीं है, अर्ली स्टेज में भेज दोगे तो क्वालिटी भी अभी तो एविडेंस, दिस इज एविडेंस बेस्ड नाउ that if we will integrate palliative care as early as possible, then we will improve quality of life as well as quantity as well. Now there are enough evidence. So हमारे oncologist कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को पैलेटिव केयर टीम के साथ इंटरेक्शन करें। तो पैलेटिव केयर टीम के साथ इंटरेक्ट होने के बाद पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्राइमरी केयर डॉक्टर भी मेरे को देखेगा और ये डॉक्टर भी मेरे को देखेगा, ताकि जब एंड स्टेज आती है तब धीरे धीरे ऑन्कोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट कम हो जाएगा, दैट इज़ डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट कम हो जाएगा। बट पेशेंट हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि मेरा डॉक्टर मेरे साथ में है और मेरे को एंड में दोनों डॉक्टर साथ में देख रहे हैं। मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जाने वाला हूँ इसलिए पैलेटिव केयर टीम, बिकॉज ये भी एक मिथ है कि एंड स्टेज है तब पैलेटिव केयर, ऐसा नहीं होता। अर्ली स्टेज में इंटीग्रेट करते हैं तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है। सो मैं ये जस्ट बताना चाहती हूँ कि IRCH एक ऐसी जगह है जहाँ पे राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन से लेके पैलिएशन तक मैक्सिमम ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है। पल्लवी क्या हुआ कि हमें मैमोग्राफी के तहत हमें ढूंढना चाहिए कैंसर, लेकिन अभी हमारा इंडिया में इतने सारे डॉक्टर हैं ही नहीं जो मैमोग्राफी पढ़ पाए। तो ये हमारा रिसर्च है जिसमें हम देख रहे हैं, ये IIT दिल्ली के साथ हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या हम कुछ प्रतिशत मैमोग्राम्स को इसी तरीके से निकाल सकें, ये बोल के कि इसमें कोई कैंसर है ही नहीं। क्या AI ये निश्चित रूप से बता सकता है आपको कि इसमें डेफिनेटली कैंसर नहीं है, ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कुछ 2x या 3x बढ़ा पाए, ताकि एटलीस्ट अगर हम कल 100 मैमोग्राम देख रहे थे दिन के, क्या हम 200 मैमोग्राम देख सकते हैं जिसमें से AI ने ऑलरेडी बता दिया कि 100 में तो कैंसर है ही नहीं। सो हम अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इन सीइंग द पॉजिटिव केसेस रादर दैन सीइंग एवरीथिंग। ये अभी रिसर्च क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी ऑलरेडी लागू हो गया है, लेकिन ये हमारी कोशिश है। तो ये एक तरीका है AI को यूज़ करने का। दूसरी बात, AI को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा अगर आपके मतलब जान पहचान में किसी को कैंसर है तो हमें अभी सेम कीमोथेरेपी सबको देना पड़ता है। हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ लोगों में ये काम करता है, कुछ लोगों में नहीं काम करता, कुछ लोगों में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम AI को लेके ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसको कौन सी कीमोथेरेपी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सिमिलरली जीनोमिक मेकअप जो डॉक्टर राजा फिर आपको बता रहे थे, क्या हम जीनोमिक म्यूटेशन AI को यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी पेशेंट में, ताकि हम अगेन स्पेसिफिक थेरेपी उनको दे पाएँ। तो ये कई तरह के यूजेस हैं AI के, लेकिन आपने ऑलरेडी मतलब कुछ ऑटोनॉमस ड्राइविंग कार्स का आपने देखा होगा कि कैसे एक्सीडेंट हो गया AI के कारण। आपने देखा होगा कि आप अगर गूगल फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं तो कैट के फ़ोटोज़ आपको, अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, सर्च करने तो वो कैट के सारे निकाल देता है, या आपके फ़ोटोज़ अगर ढूंढने हैं तो वो बहुत आसानी से निकाल पाता है विद इन सेकेंड्स। लेकिन फ़र्क ये है कि मेडिकल इमेजिंग में या मेडिसिन में इन जनरल मिस्टेक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो किस हद तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इन मिस्टेक्स को, ये अभी एक रिसर्च क्वेश्चन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम AI को अपना लें इस तरीके से कि पेशेंट को फ़ायदा हो और जो मिसडायग्नोसिस का रिस्क हो वो सबसे ज़्यादा मिनिमाइज हो। क्लियर हो गया? Actually, at IRCH, this is a place we are talking on the occasion of World Cancer Day, and I want to tell you so many things about IRCH. But in briefly, in 5 minutes, I will tell you that IRCH is a place where we are trying that right from the early detection, awareness, early detection till the end.
we are there to provide all kind of services to the patient. So for awareness, you must have seen नीचे बहुत सारी बातें चीतें हो रही थी. People are talking and doctors are talking to the patient and they are explaining them that why it is important not to eat gutka, not to smoke, early detection पे what exactly female should do to early detect breast cancer, what exactly they should do to early detect cervical cancer. So they are talking about early detection. Then for prevention, we create awareness, and once the patient is detected early, we try that this patient should be treated over here as soon as possible, because cancer is one issue. Because cancer से वैसे people are very very scared of cancer, because cancer and death they think synonymous है. If cancer हो गया तो death होगी, this is the लोगों के मन में myth है. लेकिन cancer is one disease which can be cured if detected early. There are multiple cancers, 60 to 70% of cancers, if they detected early, we can cure them. So वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं. सर्जरी मिलती है, सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, और हम ट्राई करते हैं कि सबको, जो लोग एटलीस्ट अर्ली स्टेज में आए, उनको जल्दी से जल्दी एडजस्ट करें सो दैट उनका क्योर हो जाए. हालांकि ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, जो अखबारों में भी पढ़ लेते हैं कि भीड़ बहुत है, डेट लेट मिल रही है. वो सब इसलिए हो रहा है बिकॉज सारे के सारे लोग हम इसकी इधर की तरफ भाग रहे हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा पेशेंट एडजस्ट हो. उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली एंड स्टेज या एडवांस स्टेज में आया, तो भी हम यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट के साथ जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है फॉर क्योर. दो तरीके होते हैं कैंसर में, एक तो क्योर, एक केयर है. तो हम कोशिश करते हैं कि क्योर का जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो वो क्योर हो जाए, मतलब ट्रीटमेंट मिल जाए. इफ़ क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं. केयर किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जब एडवांस स्टेज में पेशेंट है, क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसके पास एक कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ टाइम बच जाता है. उस समय ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ पेन, अदर सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे सांस नहीं आ रही, पेट में फूलना, पानी भरना. तो उस सब के लिए हमारे पास डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पैलेटिव मेडिसिन, जिसमें डॉक्टर्स एंड नर्सेज राइट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन देने के पेशेंट्स को ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द डिजीज़ और रियलिस्टिक होप देना अबाउट द ट्रीटमेंट, कि क्या पॉसिबल है, कितना ट्रीटमेंट पॉसिबल और कितना क्योर पॉसिबल नहीं है. बट we don't desert patient, means we don't say that we will not do anything because cure is not possible. We say we are there with you till the time you need us. So till the time you need us means till the time they are in this world. So we give them a good quality of life till the time they are there. We also provide dignified end to the patient. Dignified end कैसे provide करते हैं? We don't unnecessary put patient in ICU. We don't patient push unnecessary put on ventilators. Otherwise ICU में चला जाता है. रिच आदमी भी ICU में चला जाता है. ये तो हमारी मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी वीकनेस है, that every person who is in end stage of the disease, they think that they should die in ICU. This is not right. Actually में, you know, rich लोग तो ICU कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं, but they are away from their loved one when they are taking their last breath. मिडिल क्लास जो है वो भी आईसीयू की अरेंज करने की कोशिश करता है, अपना मकान बेचता है, ज़मीन बेचता है, एंड जनरेशंस बिकम पुअर एंड अननेसेसरी दे आर इन आईसीयू. एंड पुअर पेशेंट इफ़ आईसीयू का बेड नहीं मिलता तो वो हमेशा गिल्ट में रहता है कि बिकॉज मुझे आईसीयू का बेड नहीं मिला इसलिए मेरा पेशेंट की डेथ हो गई. बट इस अंक में फिलहाल इतना ही. अगले अंक में फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार.